विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। यूएनजीए में उनका ये संबोधन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि साफ तौर पर वैश्विक पटल पर जो तमाम चुनौतियां हैं और उसके अलावा उसके समाधान क्या है, ये सब कुछ उन्होंने अपने संबोधन में बताया है कि किस तरह से भारत लगातार नेतृत्व करता रहा है और भारत ने जो मंत्र हमेशा से दिए हैं वो किस तरह से बहुत कारगर साबित हुए हैं। बड़े बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसमें भारत ने कैसे वहां पर अपनी जो शांति का पक्ष रखा है, जिससे तमाम देशों में जो इस तरह की स्थितियां हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिस तरह के युद्ध चल रहे हैं, उनकी रणनीतियों में बदलाव साफ तौर पर दिखाता है कि भारत कितना अग्रसर होकर काम करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा भी तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं जो लगातार उन पर फोकस किया गया है, जिसमें चाहे एनर्जी की बात हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, सप्लाई चेन की बात हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो। इसके अलावा भी तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको यहां पर उन्होंने सबके सामने रखा है और साफ तौर पर भारत के बढ़ते कदम को, भारत के मंत्र को किस तरह से शांति के पक्ष में ले जाते हुए पूरे विश्व के पटल के लिए, कल्याण के लिए, ये उन्होंने यहां पर रखा है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही खास हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, आप ही का रुख कर रहा हूं और सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तमाम बड़ी बातें और सब कुछ कवर करने की यहां पर कोशिश विदेश मंत्री की तरफ से यहां पर की गई है। चाहे हम फूड सिक्योरिटी की बात कर लें, एनर्जी की बात कर लें, सप्लाई चेन की बात कर लें, इसके अलावा टेररिज्म को लेकर बात कर लें, सब कुछ कवर करने की यहां पर कोशिश की गई है। किस तरह से देखते हैं तमाम बड़ी बातों को और आने वाले समय के लिए जो भारत का बढ़ता कद है उसको? जी, बहुत शुक्रिया गौरव जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मेरे विचार से केवल डॉक्टर जयशंकर ने प्रयास ही नहीं किया है, परंतु उन्होंने बहुत ही सटीक शब्दों में इन सभी जो भी चुनौतियां हैं विश्व के सामने और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में उन्होंने बयान किया है और भारत उसमें कैसे अपना योगदान दे सकता है, वो सब उन्होंने बताया है। जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहूँगा उन्होंने कही है, जो हम आतंकवाद के विरुद्ध बिल्कुल खड़े रहेंगे और जी। उन्होंने कहा है पूरे विश्व को इसमें साथ मिलकर आना चाहिए। उन्होंने बताया है, देखिए, जो उन्होंने सभी कुछ जो चुनौतियां हैं पूरे विश्व में और कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 से लेकर अभी तक 80 सालों में हम्म। कैसे वो उपज कर, कैसे वो इवॉल्व करके बनकर आया है, उसके बारे में बताया है। परंतु उन्होंने कहा अगर हमको शांति और स्थिरता पूरे विश्व में लानी है तो आतंकवाद के विरुद्ध हमको लड़ना पड़ेगा। जी। और उन्होंने उदाहरण दिया, जो हमारा जो पड़ोसी देश है वहां पर वो एपी सेंटर ऑफ टेरर है, वहां से हम्म। आतंकवाद पनपता है, उपजता है जी। और पूरे विश्व में जाता है। और हमारी जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस टू टेरर है। हम्म। पूरे विश्व को भी साथ में आना पड़ेगा और इसको इससे जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, और उसकी ये तो फंडिंग को चोक करने की भी बात कही। जी, फंडिंग जी। को चोक करने की उन्होंने बात कही। जो सभी जो भी हैं ऐसे देश जो भी इनको सहायता देते हैं, सबके हम्म। ऊपर हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। तो हर एक तरीके से कैसे आतंकवाद के विरुद्ध पूरे विश्व को लड़ना पड़ेगा, इसके बारे में उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा, जो ये इंस्टीट्यूशंस में जो रिफॉर्म है, क्योंकि अभी भी ये 1945 के तरीके से वो चल रहा है, तो हमको ये रिफॉर्म लाने की जरूरत है इन यूएन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं हम्म। और उसको करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में भी उन्होंने कहा, जो भारत उसके लिए खड़ा है, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना है और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात, हम्म। तीसरी बात उन्होंने कही ग्लोबल साउथ के बारे में। बिल्कुल। जो जी। ग्लोबल साउथ के जो भी विश्व में युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो गाजा में हो रहा हो, यूक्रेन में हम्म। हो रहा हो, इस सब का बुरा प्रभाव, सबसे बुरा प्रभाव ये ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ता है और भारत कैसे उनकी सहायता करने के लिए तत्पर है। बिल्कुल। तीन उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने, जो भारत ये सब जो चुनौतियां हैं इनके साथ कैसा जूझ रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं, हम्म। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा आत्मनिर्भरता, जो हमको हमको अपने आप अपने को जी। सशक्त बनाना जी। होगा जी। और उसको आगे ले जाना होगा। दूसरा आत्मरक्षा, हम्म। अपने आप को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं। जी। और तीसरा आत्मविश्वास। जी। तो सब उन्होंने बातें कही। और हालांकि उन्होंने सप्लाई चेन की रिजिलियंस, जो एक जगह पर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो, परंतु जो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये चलाया है टैरिफ, जी। उन्होंने कहा जो मार्केट्स भी बड़े उनके ऊपर भी बहुत प्रश्न चिन्ह आ गया है जी। ये टैरिफ की वजह से। तो ये सब बातें जो है ये डॉक्टर जयशंकर ने
मेरे विचार से बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है अशोक जी, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे थे और उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि अब की बार जब यहाँ से अपना संबोधन देंगे एस जयशंकर, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बहुत दूरगामी इसके संदेश निकलते हुए नजर आएंगे। अखिलेश थुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आप ही का रुख कर रहा हूं, तमाम पॉइंट्स को यहाँ कवर करने की कोशिश और उसके साथ ही बड़ा संदेश भी, और आतंकवाद पर एक बार फिर से कड़ा प्रहार एस जयशंकर का साफ तौर पर नजर आया है। देखिए, निश्चित तौर पे एस जयशंकर जो प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ, और मैं एक तरह की से पहले से भी हम लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान का मामला, जो पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है, उसका मामला वो जरूर उठाएंगे। उन्होंने उठाया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने, एक क्लाइमेट एक्शन पे बड़ी रोचक बात उन्होंने कही, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जब यूएन में वो संबोधन कर रहे थे, दूसरा संबोधन था उनका, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अगर क्लाइमेट चेंज को ही क्वेश्चन किया जाएगा, क्लाइमेट एक्शन को ही क्वेश्चन किया जाएगा, तो हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे, कैसे क्लाइमेट जस्टिस देंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो उन्होंने चर्चा की। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही टैरिफ को लेकर कि टैरिफ अनसर्टेनिटी के चलते मार्केट में पूरी तरह अनिश्चितता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि टैरिफ का जो पूरा मामला है दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और जैसा कि एक थीम में ये बात शामिल है कि डेवलपमेंट किस तरीके से स्थापित किया जाएगा 80 साल और उसके बाद भी, तो इस तरीके से टैरिफ का मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। और चौथा जो महत्वपूर्ण मामला जो है कि किस तरीके से यूएन रिफॉर्म और मल्टीलेटरलिज्म को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि भारत इस एजेंडा को लगातार, इस एजेंडा को दुनिया के सामने रख रहा है। यूएन के हर पटल पे, यूएन में हर भाषण में, यूएन के हर फोरम में भारत इस बात को कहता रहा है कि ये जो इतना पुराना यूएन हो गया है, जहाँ की 51 देश थे और आज 193 देश है, उसमें ऐसे में यह जो यूएन है वो सच्चाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो एक तरीके से उन्होंने यूएन को भी, यूएन महासभा में आईना एक दिखाया है कि यूएन किस तरीके से अपना जो दुनिया की सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यूएन आज के दुनिया की सच्चाई का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ग्लोबल साउथ की बात लगातार उठाते रहेंगे, हम जो है दुनिया के कम्युनिटी को सहयोग करते रहेंगे। और उन्हें पूरी तरह से उदाहरण देकर बताया कि किस तरीके से भारत ग्लोबल साउथ में प्रोजेक्ट्स चला रहा है, किस तरीके से भारत ग्लोबल साउथ के देशों को ट्रेनिंग दे रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। तो एक तरीके से कहे जो विश्व बंधुत्व का जो बात यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उस विश्व बंधुत्व की बात उन्होंने कही। और कहा कि आतंकवाद जो है, वो आतंकवाद दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिससे न सिर्फ शांति को खतरा है, बल्कि आतंकवाद की वजह से पूरी दुनिया के विकास और ह्यूमन राइट्स का भी खतरा आतंकवाद की तरफ से आ रहा है। निश्चित तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, ये साफ तौर पर तो नजर आ रहा है, क्योंकि जब कहा जाता है कि भारत इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और साफ तौर पर जब एस जयशंकर इस तरह की बानगी यहाँ से पेश करते हुए नजर आते हैं, तो एक लीडरशिप साफ तौर पर दिखती है कि ऐसे देशों के साथ और पूरी दुनिया के साथ किस तरह से भारत कदम से कदम तो मिला ही रहा है, साथ ही साथ उनको आगे बढ़कर जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अशोक जी, आप ही का रुख करूंगा, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि एक बड़ा पैमाना, एक बड़ा यहां से बेंचमार्क भी भारत सेट करता हुआ नजर आ रहा है वैश्विक स्तर पर, और यही सब कुछ है जो ग्लोबल साउथ की आवाज को और ज्यादा बुलंद कर रहा है, और वहां भारत की जो लीडरशिप है उसको आगे बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हो रहा है। कैसे देखते हैं इसे? जी गौरव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर का ये वक्तव्य था, उसमें उन्होंने एज अ वर्ल्ड लीडर बोला है, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व किया है। तो वो छोटी छोटी बातों में नहीं आ गए, मतलब एक ही मुद्दे को लेकर। जैसे आपने देखा होगा, शहबाज शरीफ जो बोले, शुरुआत उन्होंने की भारत से, जो भारत की से हमसे ये युद्ध हुआ, हमने ये किया वो किया। आधा उनका भाषण था वो केवल भारत के ऊपर था। बिल्कुल बिल्कुल जी। उन्होंने ये भी नहीं किया, डॉक्टर जयशंकर ने ये नहीं किया, उन्होंने पूरे विश्व को लिया, बहुव्यापी तरीके से उन्होंने बताया जो क्या चुनौतियां हैं यूनाइटेड नेशंस के सामने, संयुक्त राष्ट्र के संघ के सामने, और कैसे भारत उनके साथ एज अ वर्ल्ड पावर, एज अ ग्लोबल पावर, एज एन इमर्जिंग पावर, हम कैसे उसके साथ जूझ रहे हैं। परंतु फिर भी उन्होंने अपनी, देखिए, रेड लाइंस गौरव जी उन्होंने ड्रॉ कर दी। उन्होंने कहा हम अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन से हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मतलब अपनी जो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, जो आप रूस से तेल मत खरीदिए, वो हम फ्रीडम ऑफ चॉइस, हम बिल्कुल भी उसके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं
उसको हम उठाते रहेंगे। उसके साथ साथ जैसे देखिए हमने अभी बात की है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म हो, ग्लोबल साउथ हो, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका कैसे पूरे फायदा लिया जा सकता है। उन्होंने भारत के बारे में बताया, जो भारत पिछले 10 साल में भारत ने क्या तरक्की की है, भारत ने क्या प्रगति की है, जी। ईज ऑफ लिविंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और कैसे भारत ने जो कुछ प्राप्त किया है वो सभी के साथ साझा करने के लिए हम तैयार हैं। हमने करीब 600 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बिल्कुल। बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अलग छोटे अलग बनाए कंट्रीज हैं, के लिए 78 और कंट्रीज का उन्होंने नाम 78 लिया देशों जी। में हमने ये किया है। तो मतलब ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है भारत का, जो हमने पूरी विश्व में उनके फायदे के लिए हमने काम किया है। और यही उन्होंने कहा, जो अगर हमको आगे चलना है तो हमें अपनी पार्टनरशिप्स को और अपनी फ्रेंडशिप को वो हमको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मल्टीलैटरलिज्म अभी काम नहीं कर रहा है, जी। परंतु मल्टीलैटरलिज्म के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है, चारा ही नहीं है। सभी देशों को साथ में मिलकर आकर काम करना पड़ेगा, तभी ये क्लाइमेट चेंज जैसे जो मुद्दे हैं और जी। आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं उनके साथ हम ठीक तरीके से जूझ पाएंगे। बिल्कुल अखिलेश सुमन, साफ तौर पर देखें तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल फोरम पर चल रहे हैं, उसको लेकर भी एक बड़ा संदेश और कड़ा संदेश देते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि शांति का पक्ष हमेशा से भारत ने रखा है और शांति की राह भारत ने हमेशा से चुनी है। और एक मैसेज यहां से भी कन्वे करने की कोशिश की गई है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उल्टा और भी ऐसे देश हैं जिन पर इसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जो साफ तौर पर आज की इस संबोधन के बाद निकलते हुए जो बात अगर हम देखें तो उसके बड़े अंश यही कहते हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने दो कॉन्फ्लिक्ट्स का उल्लेख किया, रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद गाजा में जो हो रहा है, और उन दोनों में उन्होंने ये बात कही कि वे जो देश हैं जो कि दोनों पक्षों से बात कर सकते हैं, उन देशों को आगे आना चाहिए और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस मामले में जो भी संभव होगा, जो भी इच्छा इन देशों को होगी और जो भी दुनिया चाहेगी, भारत उस तरह की मदद करने को तैयार है। तो जिस तरीके से डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात लगातार भारत कहता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है दुनिया के, वो डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू हल किए जाने चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि ये वार का समय नहीं है, वार का युग नहीं है, तो निश्चित तौर पे विदेश मंत्री जयशंकर उसी भावना को एक बार फिर से ध्वनित कर रहे थे। दुनिया में जिन उद्देश्यों के प्रति, जिन उद्देश्यों के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर यूएन की स्थापना हुई और उस स्थापना के बाद यह सोचा गया था कि अब आगे युद्ध नहीं होगा, अब आगे युद्ध की स्थिति आने से पहले ही यूएन जो है उसमें हस्तक्षेप करेगा और वहां शांति स्थापित कर देगा। 193 देश हो गए और उसके बाद भी शांति नहीं स्थापित हुई, युद्ध नहीं रुके, कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। न सिर्फ यूक्रेन में, उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के अन्य कई जगहों में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और उसे यूएन नहीं रोक पा रहा है। तो निश्चित तौर पे भारत की तरफ से जो उनका संदेश था, उनका संदेश यही था कि जो भी ऐसे देश हैं जो सक्षम है दोनों पक्षों से बात करने के लिए, उनको आगे आकर बात करनी चाहिए और इसमें कोई भी मदद अगर भारत की जरूरत होगी तो भारत उस तरह की मदद करने की कोशिश करेगा। और निश्चित तौर पे अगर कोई बोलता है कि भारत उन देशों से बात करे, मान लो कि रूस और यूक्रेन की बात है, अगर ये दोनों पक्ष तैयार हों और दुनिया के अन्य जो महत्वपूर्ण देश कहें कि भारत इनसे बात करे, तो निश्चित तौर पर भारत इसमें पहल ले सकता है। जहाँ तक कि गजा में जो अशांति है, गजा में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वैसे में भी दोनों पक्षों से भारत बात करने की स्थिति में हमेशा है, क्योंकि दोनों पक्षों से हमारे संबंध अच्छे हैं। तो निश्चित तौर पर एक संदेश उन्होंने दिया है दुनिया में कि अगर कोई पक्ष आगे सामने नहीं आ पा रहा है तो उस ऐसे समय में भारत उनको उन कॉन्फ्लिक्ट से निकलने में मदद करने को तैयार है। अब देखना है कि दुनिया इसे किस तरीके से लेती है। निश्चित तौर पर अशोक जी आपका रुख कर रहा हूं। अशोक जी, जैसा कि हमने देखा कि तमाम अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनको कवर करने की यहां पर कोशिश की गई और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी जो सबके साथ साझा करना भी बहुत जरूरी था कि वैश्विक पटल तक यह आवाज भी साफ तौर पर जाए कि बीते एक दशक में भारत ने कहां कहां पर कितना डेवलपमेंट हासिल किया है, साथ साथ कितना कीर्तिमान हासिल किया है और यही सब कुछ है कि ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह संदेश कितना जरूरी हो जाता है ऐसे मंच से जहां से वैश्विक स्तर पर भारत की जो आवाज है वो और बुलंद होती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा, वो उन्होंने ऐसे नहीं कहा जो अपनी छाती पीट रहे हैं या अपनी बिल्कुल पीठ बिल्कुल थपा जी। रहे हैं, नहीं, परंतु उन्होंने बहुत ही संयमता से बताया और किस प्रकार से कैसे हमने प्रगति की है, किन क्षेत्रों में प्रगति की है और हम कैसे इनका प्रयोग करके पूरे विश्व को हम इसमें
और आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी और आगे सहायता कर सकते हैं। जैसे उन्होंने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, जी जैसे उन्होंने हमारे स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल, बताया, आर्टिफिशियल तो बिल्कुल इंटेलिजेंस ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कवर किया। जी बिल्कुल। आप ये वाले सभी उन्होंने कहा जिससे कि पूरे विश्व को भी ये मालूम चले। जो पूरे विश्व में तो उथल पुथल हो रही है, टर्बुलेंस हो रही है, परंतु उसके साथ साथ भारत एकदम एक प्रगति के रास्ते पर है और बिल्कुल जैसे कहा जाए फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी बनकर उभर गया है। देखिए उसके साथ साथ अगर आप मुझे इजाजत देंगे, मैं दो चीजें और बताना बिल्कुल सर, चाहूंगा। प्लीज। एक तो जब वो बताते हैं जो हमको रिफॉर्म करना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जी ये 1945 में इसको स्थापित किया गया, 80 साल हो गए, पूरे विश्व में कितना परिवर्तन आ गया है, परंतु यूएनएससी के कॉम्पोजिशन में नहीं आया है। और उन्होंने एक चीज कही, जो हमें जो अन्याय हुआ है अफ्रीका के साथ, बिल्कुल। उसको हमें ठीक करना होगा, क्योंकि अफ्रीका का देखिए कोई भी यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके जी 54 देश हैं वहां पर, उसका 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, परंतु उसका कोई वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसीलिए उन्होंने और फूड सिक्योरिटी से भी इसको जोड़ा कि वो कितना अहम हो जाता है। जी बिल्कुल। और एक उन्होंने ये पॉइंटेड रेफरेंस था, क्योंकि हमेशा चीन ये कहता रहा है जो अभी समय नहीं आया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने का, बढ़ाने का, क्योंकि इससे अफ्रीका को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो भारत ने इसका बिल्कुल एकदम उत्तर दिया, जवाब दिया, जो अफ्रीका के साथ अन्याय हुआ है उसको हमें रोकना होगा और अफ्रीका को भी हमको इसमें मिलाना होगा। और आपको याद होगा जब भारत प्रेसिडेंसी कर रहा था G20 में, तो उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को, कितने सालों से इसके बारे में बात चल रही थी, परंतु भारत ने अफ्रीकन यूनियन को एक नया दर्जा दिया, एक नया प्रतिनिधित्व दिया उन्होंने। दूसरी बात देखिए, जब उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में तो कहा, पर उसके साथ उन्होंने डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बारे में भी कहा। जो भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर उभरा है, चाहे वो नेपाल का हो, अफगानिस्तान का हो, म्यांमार का हो, जो भी हाल में वहां पर भूकंप आए हैं उनमें सब में सहयोग करने के लिए बिल्कुल। भारत सबसे अग्रणी खड़ा रहा और है। बिल्कुल सर, और और वो सप्लाई चेन भी बहुत स्ट्रांग तरीके से वहां पर देखने को मिली थी, क्योंकि कहीं से भी उसमें कोई लूप होल नजर नहीं आया था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए सप्लाई चेन्स के बारे में ये पूरे विश्व के सामने आ गया था, इसीलिए ये इसको डी रिस्किंग की बात हो गई थी। चीन जो है उसने वेपनाइज किया इन सप्लाई चेन्स को, और इसीलिए उसको डी रिस्किंग की बात आ गई थी, और उसमें भारत बहुत ही सक्षम बनकर आगे उभरा है। तो ये सभी जो मामले हैं, ये डॉक्टर जयशंकर ने इस अपने वक्तव्य में उनको उठाया, और मेरे विचार से जैसे विश्व नेता के रूप में उन्होंने ये भाषण दिया है, ये बिल्कुल ही जैसे शहबाज शरीफ बहुत ही निचले स्तर पर उतरकर जी जैसे तू मैं की स्थिति में उन्होंने ऐसे अपना वक्तव्य दिया, तो वैसे स्तर पर डॉक्टर जयशंकर नहीं उतरे। बिल्कुल। उन्होंने जब भारत ये भी देखिए भारत अशोक जी, का अगर इसको हम इस तरह से भी समझने की कोशिश करें कि जो वसुदेव कुटुंबकम की जो वानगी लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, आज इस पूरे संबोधन से वो एक बार फिर से सार्थक होते हुए नजर आ रहा है। जी, वो दोनों वसुधैव कुटुंबकम और विश्वामित्र, क्योंकि हम जो भी हमने जो काम किया है, सभी के साथ हमने मिलकर जो भी हमारे में सक्षमता है उसको हमने साझा किया है, उसको हमने सहयोग से किया है। आप वैक्सीन मैत्री का देखिए, हमने जब अपनी शुरुआत की वैक्सीन की यहाँ पर, तो जी उसके 4 दिन में ही हमने और अपने जो पड़ोसी देश थे उन सभी को हमने वैक्सीन भेजना शुरू कर दिया, और अंत में करीब 300 मिलियन डोजेज वैक्सीन के हमने 100 देशों से ज्यादा को हमने सप्लाई किया। तो मतलब यहां पर केवल बात कहने की नहीं है, बात करने की है, और भारत बिल्कुल। ने न केवल कहा है परंतु उसको करके भी दिखाया है। क्योंकि भारत भी ये है कि हमेशा से देखा भी गया कि भारत जो कहता है वो करके भी दिखाता है। अखिलेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर इसको पूरा समअप करने की कोशिश करें, चाहे फूड सिक्योरिटी की बात हो, इसके अलावा भी तमाम टेक्निकल्स जो पॉइंट्स उन्होंने गिनाए उसकी बात हो, इसके अलावा भी सप्लाई चेन की बात हो, बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पर रखा है। और तमाम वैश्विक स्तर पर जो तमाम बातें चल रही हैं, जो तमाम डेवलपमेंट चल रहे हैं, उसको पिरोने का काम यहाँ पर किया गया है। इसको अगर समअप करें तो क्या महत्वपूर्ण वानगी जो है वो यहाँ से निकलती हुई नजर आती है इस पूरे संबोधन से?
अखिलेश। देखिए जो सब उसका पूरा जो थीम था, ये जो सत्र चल रहा है, उस जी। सत्र का थीम जो था पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। अब पीस, डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स, ये तीन जो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए पीस मतलब दो जगह बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके अलावा कई जगहों पे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। उसके बाद डेवलपमेंट की बात है तो जो आप देख रहे हैं कोविड पैंडेमिक के बाद से लगातार डेवलपमेंट दुनिया का बाधित है, और ह्यूमन राइट्स का जिस तरीके से वायलेशन हो रहा है कह सकते हैं खास करके आतंकवादियों की वजह से, उसका तीनों का उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया, और एक तरीके से दुनिया को यह एक आईना दिखाने की कोशिश की कि देखिए गलत नीतियों की वजह से किस तरीके से दुनिया के जो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं, और यूएन उसको एड्रेस करने की स्थिति में नहीं है। जो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शांति का, विकास का और मानवाधिकार का, ये मानवाधिकार के तीनों मुद्दे ग्लोबल लेवल पे जो भी चल रहा है, जो भी गतिविधियां चल रही है, जो डिफरेंट पावर्स के बीच में एक जो अगली कंपटीशन चल रहा है, जो मोनोपोलाइज करने की, जो सप्लाई चेन को मोनोपोलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर एकाधिकार कब्जा करने की जा रही है, जिसको सज्जनहार जी ने कहा कि एक विपनाइज किया एक देश ने, चीन ने उसको विपनाइज करने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर जयशंकर ने इन सारी चीज़ों को बहुत ही जो निर्धारित समय था, उन निर्धारित समय के बीच में उन्होंने सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, और खास करके जब उन्होंने यह चर्चा की, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भाषण में कहा था कि क्लाइमेट चेंज एक हॉक्स है, एक स्कैम है, तो इस बात को भी उन्होंने संकेतों में इशारे में कह दिया कि अगर इस तरीके से हम खारिज करेंगे क्लाइमेट चेंज को, देखिए दुनिया के कई आइलैंड नेशन जो है वो अभी डूबने की कगार पे हैं, दुनिया के कई नगर जो हैं वो डूबने की कगार पे हैं, कहीं बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही, जहाँ सूखा पड़ना चाहिए वहाँ ठंड हो रही है, और जहाँ ठंड पड़नी चाहिए वहाँ गर्मी हो रही है, सारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर इस तरफ पर ध्यान नहीं देंगे तो क्लाइमेट जस्टिस स्थापित नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने कहा कि एक तरीके से उन्होंने अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका जो महत्वपूर्ण ये कॉन्टिनेंट है, उन सारे कॉन्टिनेंट को समस्याओं को गिनाया, और उसके बाद कहा कि भारत किस तरीके से एक रचनात्मक अप्रोच लेकर दुनिया के साथ इंगेज हो रहा है, दुनिया के जो छोटे छोटे देश है, ग्लोबल साउथ के देश है, उनको मदद कर रहा है, और अपना ज्ञान जो है वो किसी के साथ भी शेयर करने के लिए तैयार है, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर खास करके नेबरहुड में भी जब भी कोई क्राइसिस हुई तो उसको सबसे पहले उसको एड्रेस करने वाला बना, चाहे जो भी देश हो, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार से लेकर मालदीव से लेकर श्रीलंका, जहाँ जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ी तो उसको रिस्पॉन्ड किया। तो एक तरीके से जयशंकर ने अपने पूरी बातचीत में भारत को एक रचनात्मक ताकत के रूप में, भारत को एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट के पर्सपेक्टिव पार्टनर के रूप में, उसके कैंडिडेट के रूप में, और किस तरीके से भारत का रोल जो रहा है पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व को कायम करने, उसको पूरी तरीके से कहे कि वो उन्होंने एकदम पूरे अच्छे तरीके से उन्होंने विश्लेषित करके दुनिया के सामने रखा है। और खास करके आतंकवाद पे जो उन्होंने कहा कि दुनिया में जो एक डीली डैलिंग होती है आतंकवाद के मामले पे, अपना हमारा आतंकवादी और उनका आतंकवादी, उसमें सबको भी ध्यान देने की जरूरत है, उसके खिलाफ लड़ने की, ताकि उनके यहाँ भी आतंकवाद न पहुँच जाए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी उनका जो भाषण रहा, भारत की सारी नीतियों को रिफ्लेक्ट किया आज। जी बिल्कुल। अशोक जी, आपका रुख कर रहा हूं और चाहूंगा संक्षेप में आप जवाब दें कि किस तरह से आपको लगता है कि जो तमाम बड़ी बातें यहां से निकलकर सामने आई, आगे आने वाले समय के लिए और ज्यादा मार्गदर्शी ये साबित हो पाएंगी? जी देखिए, भारत का जो विदेश नीति है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो भी पूरे विश्व में चुनौतियां हैं उनको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जो भारत की विदेश नीति उन सबके साथ कैसे जूझ रही है। जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में, अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में आप अगर विश्वास नहीं करेंगे, उसको आप कहेंगे जो ये बिल्कुल एकदम झूठ है, तो फिर आप ना तो क्लाइमेट एक्शन जब आप नहीं लेंगे तो क्लाइमेट जस्टिस की कहाँ बात आती है। और अभी पूरे विश्व में क्लाइमेट जस्टिस की बहुत जरूरत है। जो देश जिनके ऊपर ये आपदा पड़ी है उनको कैसे सहायता की जाए, उन सब के लिए कैसे सहायता की जाए। भारत का उन्होंने रोल बताया, बहुत ही अहम बताया उन्होंने, जो भारत ने कैसे प्रगति की है पिछले 10 साल में, और सब चीजों को बताने, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में उन्होंने कहा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने को बहुत ही ज्यादा मान्यता दी है, और उससे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों में ही बहुत ही अच्छा अंतर आया है। आतंकवाद, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस, उन्होंने बताया जो हमारे पूरी जो जनसंख्या है
पूरे विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो जी। इसीलिए हमें अपनी जो है फ्रीडम ऑफ एक्शन जो हम करना चाहते हैं अपने लोग के हितों में, अपने नागरिकों के हितों में, वो हम करते रहेंगे। और जो ग्लोबल साउथ की जो दक्षिण के देश हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो एम्बिशंस है, एस्पिरेशंस है, उनको जरूर हम आगे करते जाएंगे। देखिए उन्होंने बिल्कुल। कहा, क्योंकि कुछ लोग अब ये भी बिना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए या सीधा उंगली उठाए, उन्होंने ये कहा जो आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब आप छोटी मोटी जगह जहां पर कि बहुत ही जी। ज्यादा उनका जो रहन सहन का स्तर है बहुत ही ऊपर है, वो ओशन ऑफ टर्बुलेंस, मतलब जो पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे विश्व में जो ग्लोबल साउथ में इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, इतनी ज्यादा मुश्किलें हैं, निश्चित तौर पर, और ये अब तमाम उसके दिक्कतों का बीच में निवारण वो जो नहीं है रह वो भी सकता है। तलाशने की भी जरूरत साफ तौर पर इन्होंने बताई है। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि लगातार जो स्थितियां इस वक्त वैश्विक पटल पर नजर आ रही हैं, उनसे एक साफ रास्ता निकालने की जरूरत है, और किस तरह से जो दिशा और दशा है उसको बदलने की जरूरत है, आइडियोलॉजी को चेंज करने की जरूरत है। तभी जाकर आने वाले समय में जो तमाम चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो काबू में आ पाएंगी, और उनसे जो पूरी दुनिया है और जो तमाम देश हैं वो आगे निकल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक सज्जनहार जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम धन्यवाद। बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। और हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम